फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न जीएस। आज हम कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार तथा पृथक बिहार का गठन, यह मुख्य चैप्टर है। इसके अंतर्गत और भी अन्य इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको इसके अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। तो बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। बिहार में कौन आए सर्वप्रथम? पुर्तगाली आए, जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। कहाँ से कहाँ तक? हुगली से पटना। हुगली कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है। हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले आदि प्राप्त करते थे। तो पुर्तगाली का मेन व्यापार क्या क्या था? तो सोरा का, सूती वस्त्र का, चीनी मिट्टी का और मसाले का। वहीं 1632 में पटना में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो डचों ने अपना कहाँ व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो 1632 में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में। और इनका व्यापार मुख्य रूप से किस किस चीज़ का था? तो इनका यानी डचों का मुख्य रूप से सूती वस्त्र और सोरा का था, जबकि पुर्तगालियों का सोरा, सूती वस्त्र तो था ही, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले आदि भी था। आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो अंग्रेजों ने कब अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो 1620 में। कहाँ? तो पटना के आलमगंज में। लेकिन वह 1621 में इनका व्यापारिक केंद्र बंद हो गई। व्यापार इनका बंद हो गया और व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 में मिली। तो अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में मेन सफलता 1651 में मिली, लेकिन सर्वप्रथम इन्होंने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, जबकि 1621 में वे बंद हो गई। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 में बिहार आया था। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी कब आया था बिहार? तो 1632 में। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। उन्होंने जब आया तो देखा कि अन्य यूरोपीय कंपनी भी यहाँ व्यापार कर रही है, तो हमें भी अपना व्यापार यहाँ स्टार्ट करना चाहिए। इस आधुनिक बिहार के इतिहास के मास्टर वीडियो को पूरा देखने के बाद किसी भी वनडे एग्जाम में आज के बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अतः वीडियो को पूरा देखें तथा बार बार देखें, जिससे सभी फैक्ट याद हो जाए। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में जो गुलजार बाग में है, जो कि पटना में स्थित है, तो उसमें अभी पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय चलता है। तो पूछा जाता है परीक्षा में कि जो अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री था पहले गुलजार बाग में, उसमें अभी बिहार में कौन कौन सी संस्था चलती है? बिहार की पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय स्थित है। वहीं डेनिश कंपनी ने 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो डेनिश कंपनी ने अपना कहाँ कोठी स्थापित की, यानी व्यापारिक फैक्ट्री? तो 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी में। मुगल शासक फर्रुखसियर, जिसका कार्यकाल 1713 से 19 था, 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने और सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दे दी। मुगल शासक फर्रुखसियर ने 1717 में, पूछ लिया जाता है प्रश्न में, कि अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने और सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दे दी, और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो फर्रुखसियर, जो 1717 में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने और सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी गई, उसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बंगाल, बिहार और अंग्रेज। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया तथा दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। तो जहां एक ओर फर्रुखसियर अपना सत्ता चला रहे थे, उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा दे दिया गया था, जिसके तहत व्यापार करने और सिक्के प्रयोग करने की अधिकार अंग्रेजों को दे दिया गया था। वहीं दूसरी ओर बंगाल में अलीवर्दी खां अपना सत्ता चला रहा था, अंग्रेज भी आ गए थे, जिसके चलते आगे अपने अपने व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष होना आवश्यक था। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। पहले बंगाल में जो अलीवर्दी खां था, उसके मरने के बाद 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है, और 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है। फर्स्ट अंग्रेजों की जीत हो गई भारत में, वह बंगाल में, जिसे प्लासी के युद्ध कहते हैं, वह 23 जून 1757 को अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में पराजित किया, जो एक अंग्रेजों के लिए निर्णायक साबित हुआ। उसके बाद
जब सिराजुद्दौला पराजित हो गया उसके बाद अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया बंगाल का, और 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। देखिए 1757 में सिराजुद्दौला जब पराजित हुआ तो मीर जाफर कठपुतली नवाब बना, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद मीर जाफर अपना वाला करने लगा। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को भी हटा दिया गया। उसके बाद फिर 1760 में मीर जाफर के स्थान पर उसके बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से राजधानी मुंगेर स्थापित कर लिया। यह पूछ लिया जाता है कि कौन सा राजा अपना राजधानी मुंगेर स्थापित किया था, तो बंगाल से हटाकर अपनी राजधानी मुंगेर मीर कासिम द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज बहुत हस्तक्षेप करते थे। उस हस्तक्षेप से थोड़ा राहत पाने के लिए इन्होंने किया। उसके आगे देखिए अंग्रेज क्या करते हैं, स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। मीर कासिम ने स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों के लिए व्यापार करने के लिए पहले से ही कर हटा दिया गया था। इससे ब्रिटिश व्यापारी को परेशानी होने लगी। और ब्रिटिश व्यापारी को भी परेशानी होने लगी, क्योंकि स्थानीय व्यापारी पर से भी कर हटा दिया गया था और ब्रिटिश पर भी कर नहीं लगता था, इसलिए दोनों को व्यापार में टक्कर होने लगी। इसलिए अब अंग्रेज चाहते थे कि हमें ही पूरा मुनाफा मिले। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। देखिए तो मीर कासिम जैसे ही व्यापारियों को कर समाप्त किया और उनको व्यापार करने में दिक्कत आने लगी, तो फिर से 1763 में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। 1763 में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। जब हटाया अंग्रेजों ने तो 1763 में मीर कासिम पटना आ गया और पटना में अपनी अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। उसने 1763 में अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। आगे देखते हैं। इसके बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला, और तीनों ने मिलकर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध में अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किए, और उसमें अंग्रेज़ों के नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेज़ों के नेतृत्वकर्ता हेक्टर मुनरो द्वारा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी संयुक्त सेना की हार हुई और अंग्रेज़ों की जीत हो गई। एक तरफ जहां प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को हरा दिया गया, वहीं दूसरी ओर और निर्णायक यह युद्ध साबित हो गई, और 3 संयुक्त सेनाओं को और भारतीय संयुक्त राजाओं को अंग्रेज़ों द्वारा हरा दिया गया। इसके तहत अंग्रेज़ों की मनोबल बढ़ते गया। इसके आगे जब बक्सर का युद्ध खत्म हुआ तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी यानी लगान वसूली का अधिकार देना पड़ा। अब जो पहले राजा था मुगल बादशाह शाह आलम, वह अब केवल पेंशन भोगता रह गया और उनको 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दे करके और ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली और लगान वसूलने लगी। भारतीयों के हाथ से सभी जाता रहा। 1766 ईस्वी में पटना स्थित फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडलों का सदस्य बनाया गया। किनको तो मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडल के सदस्य बनाया गया। आगे 1767 में राजा धीरज नारायण को हटा करके सीताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। धीरज नारायण को आगे हटा दिया गया 1767 में और केवल सीताब राय को ही नायब दीवान बना दिया गया। आगे देखते हैं। 1770 में बंगाल बिहार क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भीषण अकाल कब पड़ा, तो 1770 और 1783 में भी पड़ा था। और इसका मेन क्षेत्र कौन कौन था? पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। वहीं फिर 1783 में बिहार में पुनः अकाल पड़ा और जांच अधिकारी उस समय कौन था? जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। जब देखा कि बार बार अकाल पड़ रहा है बिहार में, 1770 में भी पड़ा, फिर 1783 में भीषण अकाल पड़ा, तो उनके द्वारा अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया गया। उस समय 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन था, उसके द्वारा
गोल घर का निर्माण कराया गया, जिससे कि अनाज उसमें सुरक्षित रखा जाए, अगर कभी अकाल पड़े या कभी कोई ज़रूरत पड़े तो उसको खर्च किया जा सके। किसान सभा, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। तो कब हुआ? 1922-23 में। किसकी अध्यक्षता में? शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में। कहाँ हुआ? तब मुंगेर में। कौन सा सभा हुआ? तो किसान सभा। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंदकिशोर सिंह सचिव थे। इसके अध्यक्ष हो गए मोहम्मद जुबैर, इसके उपाध्यक्ष हो गए श्री कृष्ण सिंह तथा इसका सचिव हो गए सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंदकिशोर सिंह। यह सभी फैक्ट याद रहना चाहिए। 1922-23 में मुंगेर में मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में उपाध्यक्ष हुए श्री कृष्ण सिंह तथा इसके सचिव 2 थे, सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंदकिशोर सिंह। आगे देखते हैं। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। देखिए यहाँ औपचारिक याद रहना चाहिए। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहटा, जो कि पटना में है, औपचारिक किसान सभा की स्थापना हुई। जबकि 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की गठन हुआ था। जबकि यहाँ औपचारिक किसान सभा की स्थापना 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहटा में हुआ था। नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। देखिए श्री कृष्ण सिंह जो मुंगेर में हुआ था 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में, उसमें उपाध्यक्ष थे। जबकि नवंबर 1929 में सोनपुर मेला में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में जो विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुआ था, उसमें सचिव थे। तो यह हमें याद रहना चाहिए कि सोनपुर मेला में जो प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई, उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। जबकि सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। यह कब स्थापित हुआ था? तो नवंबर 1929 में। आगे देखते हैं। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे, यानी आदि नेता प्रमुख थे। तो यह सभी नाम याद रखेंगे हम कि बिहार किसान आंदोलन में कौन कौन प्रमुख थे। तो कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ। तो देखिए पहला जो प्रांतीय किसान सभा की अध्यक्षता हुआ था वह स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में नवंबर 1929 में। कहाँ हुआ था? तो सोनपुर मेला में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना। जबकि दूसरा प्रांतीय किसान सभा की स्थापना पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ, यह गया में हुआ था। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हाजीपुर में हुआ। कब हुआ? 1935 में। तो पहला भी स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर मेला में नवंबर 1929 में, तथा तीसरा भी स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हाजीपुर में 1935 में। जबकि दूसरा प्रांतीय किसान सभा की स्थापना पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में गया में हुआ था। आगे देखते हैं। ये सभी फैक्ट को हमें याद रहना चाहिए। नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बहड़िया ताल में प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। तो नवंबर 1936 में किसके नेतृत्व में? कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। कहाँ? मुंगेर के बहड़िया ताल में प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। तो पूछा जा सकता है कि जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध किसान प्रांतीय सभा ने कहाँ संघर्ष किया? तो मुंगेर के बहड़िया ताल में। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ तथा इसके सचिव NG रंगा थे। यह बार बार पूछा गया है BPSC में। वह ऊपर देखिए, ऊपर तीनों जो हुआ था वह प्रांतीय किसान सभा था। जबकि 11 अप्रैल 1936 को जो लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ, यह अखिल भारतीय यानी राष्ट्रीय स्तर का किसान संगठन था। तो इसका गठन हुआ तथा इसके सचिव NG रंगा थे। तो याद रखेंगे कि 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ तथा इसमें सचिव NG रंगा थे। आगे देख लेते हैं।
किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान करना था। तो किसान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान करना। बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन कब कब हुआ? तो प्रांतीय किसान सभा 3 ठो हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। पहला सोनपुर में, दूसरा गया में, तीसरा हाजीपुर में। पहला 1929 में, दूसरा 1934 में, तीसरा 1935 में। अध्यक्ष थे पहले में सोनपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती, गया में पुरुषोत्तम दास टंडन तथा तृतीय हाजीपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो पहला में भी अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, तीसरा में भी अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, क्योंकि दूसरे में अध्यक्ष थे गया में पुरुषोत्तम दास टंडन। तो पहला जो हुआ था सोनपुर में हुआ था 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। दूसरा हुआ था गया में 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में। तीसरा हुआ था हाजीपुर में 1935 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। क्या सब हमें याद हो गया? अगर नहीं याद हो तो इसको फिर रिपीट करके हमें याद कर लेना चाहिए। यह सभी फैक्ट बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब प्रमुख किसान नेता कौन थे और इनका कार्यक्षेत्र क्या था, देख लेते हैं। प्रमुख किसान नेता यदुनंदन शर्मा, यमुना कारी, राहुल संकृत्यायन, कार्यानंद शर्मा थे। यह सभी बिहार से संबंधित थे। इनका कार्य क्षेत्र क्या था? तो यदुनंदन शर्मा का कार्यक्षेत्र गया था, यमुना कारी का कार्यक्षेत्र दरभंगा तथा सारण था, राहुल संकृत्यायन का कार्यक्षेत्र अनवारी या अंबारी जो कि सीवान में है था, कार्यानंद शर्मा का कार्यक्षेत्र मुंगेर जो कि भड़िया ताल में है वह था। बिहार विधानसभा चुनाव 1937। तो जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुआ। कब बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुआ? तो जनवरी 1937 में। चुनावों में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजयी हुई। कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ? 152 स्थानों के लिए। कितने स्थानों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा? 107 स्थान पर। और कितने पर विजयी हुई? तो 98 स्थानों पर कांग्रेस ने विजयी हुई और कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। बिहार विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट। कौन तत्कालीन राज्यपाल थे? तो एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। तो तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट द्वारा किसे सरकार बनाने के लिए निमंत्रण मिला? तो श्री कृष्ण के, जो कि कांग्रेस विधायक दल के नेता थे। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। तो श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से क्यों इनकार कर दिया? तो वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने के कारण श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण किया। यानी जब श्री कृष्ण सिंह अपना सरकार बनाने से इनकार कर दिए तो कांग्रेस के अलावा दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी थी जिसके नेता मोहम्मद यूनुस थे, उनको राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। तो बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल कब गठित हुआ? तो 1 अप्रैल 1937 को। यह डेट जरूर आप याद रखेंगे। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने। यह भी फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री बने, प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री। जबकि प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री पूछे तो श्री कृष्ण सिंह। तो कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। अंतरिम मंत्रिमंडल से मोहम्मद यूनुस कब त्यागपत्र दे दिए? तो कांग्रेस द्वारा फिर सरकार बनाने के लिए निर्णय लेने के बाद मोहम्मद यूनुस द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया गया। उसके बाद 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। तो देखिए, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ, जबकि श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 20 जुलाई 1937 को बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। यह दोनों ही फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। तो कौन बने बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री? तो श्री कृष्ण सिंह। जबकि अंतरिम मंत्रिमंडल के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तो मोहम्मद यूनुस। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। कौन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने? रामदयालु सिंह। तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए।
इसे भी याद रखेंगे। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में, किस युद्ध में? तो द्वितीय विश्व युद्ध में, जो कि 1939 से 45 तक चला था। ये भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार के जो मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। तो कब यह सरकार बनाए थे? तो 20 जुलाई 1937 को। और कब त्यागपत्र दे दिए? तो 31 अक्टूबर 1939 को। पृथक बिहार राज्य का गठन। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 में पटना से बिहार टाइम्स यानी बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। तो पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय किसे जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। इसे याद रखेंगे। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर कब? 1894 में। कहाँ से? पटना से। कौन पत्रिका? तो बिहार टाइम्स यानी बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कौन समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो बिहार टाइम्स ने। इसके संपादक कौन थे? तो इसके मुख्य संपादक महेश नारायण थे। 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ? 1908 में। इसके बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम थे। ये सभी फैक्ट को आप याद रखेंगे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 1908 में। कहाँ हुआ? तो पटना में। वहीं बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1908 में। कहाँ हुआ? पटना में। वहीं बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1909 में। कहाँ हुआ? तो भागलपुर में। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। तो 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में किसने किसने प्रस्ताव पेश किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा एवं मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। और लास्ट में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी गई। तो कब? लास्ट में 12 दिसंबर 1911 को जब दिल्ली में शाही दरबार आयोजित हुआ था, उसमें बिहार और उड़ीसा को एक साथ रखते हुए बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत बनाने के घोषणा कर दी गई, यानी गठन की घोषणा कर दी गई। आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य। तो 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण क्यों किया था? तो मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार करने हेतु। कब? तो 1937 में। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वयं भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। तो अब्दुल कयूम अंसारी का बिहार में मुख्य भूमिका क्या था? तो मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करना। और अब्दुल कयूम अंसारी द्वारा मोमिन कांग्रेस की स्थापना 1938 में की गई थी। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता रामजयपाल सिंह थे। तो आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ? 1938 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? थियोडोर सुरीन। तथा इसके अन्य प्रभावशाली नेता कौन थे? तो रामजयपाल सिंह। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। तो महिला स्वतंत्रता सेनानी के भी बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसे याद रखेंगे सभी नाम। श्रीमती प्रभावती देवी जो कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, श्रीमती शैलबाला राय, श्रीमती हसन इमाम की पत्नी थी, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भगवती देवी आदि। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। तो यह भी पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में कौन सी महिला शामिल हुई थी? तो आशा सहाय ने 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। तो आशा सहाय ने मुख्य भूमिका क्या निभाया था? तो जापान से लौटकर महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया था।
गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। तो गोविंदपुर गांव के कौन? श्री नरसिंह गोप की पत्नी कौन थी? तो श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान है और साहित्य के बारे में कुछ देखते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की। तो राजेंद्र प्रसाद की कौन मुख्य पुस्तक है? तो चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र, इसे याद रखेंगे। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा एवं स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। तो पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का कौन पुस्तक है? भारत की वर्तमान दशा एवं स्वदेशी आंदोलन। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। गांधी टोपी की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा साहब द्वारा। 1906 में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह तथा श्री तेजेश्वर प्रसाद द्वारा। कब? तो 1906 में। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में। किसके द्वारा? तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा। 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य कौन? शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। तो पटना विश्वविद्यालय विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था केंद्रीय विधान परिषद में? तो शंकरन नायर द्वारा। कब? 1916 में। ऐतिहासिक तथ्य, इसमें सभी तथ्य बीपीएससी प्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा इसमें कुछ तथ्य तो बार बार पूछ लिए जाते हैं जिसे डबल टिक द्वारा निर्देशित कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 1000 से 600 ईस्वी पूर्व आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन। 563 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म, यह बार बार पूछ लिया जाता है बीपीएससी में। 540 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी का जन्म, यह भी बार बार पूछ लिया जाता है। अब 540 के स्थान पर एनसीईआरटी में 599 दिया जाने लगा है। तो अगर किसी भी एग्जाम के ऑप्शन में 599 रहता है तो हम 599 ऑप्शन चूज करेंगे। अगर 599 ईस्वी पूर्व नहीं रहेगा तो 540 ईस्वी पूर्व चूज करेंगे। 483 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 468 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी का निधन, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 544 ईस्वी पूर्व बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान था हरेक वंश की स्थापना। 455 ईस्वी पूर्व उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम राजधानी बना, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लिया जाता है। 344 ईस्वी पूर्व नंद वंश की स्थापना। 321 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना। 261 ईस्वी पूर्व कलिंग युद्ध, जिसके बाद अशोक द्वारा अपना हथियार त्याग दिया गया था। 185 ईस्वी पूर्व मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या तथा शुंग वंश की स्थापना। 78 ईस्वी कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत प्रारंभ। 320 ईस्वी गुप्त संवत प्रारंभ। 635 ईस्वी हुएनसांग की बिहार यात्रा, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 673 ईस्वी ईद सिंह की बिहार यात्रा, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 750 ईस्वी पाल वंश की स्थापना। 1198 ईस्वी बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1225 ईस्वी इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1324-25 ईस्वी गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान। 1359-60 ईस्वी फिरोज शाह का बिहार अभियान। 1504 ईस्वी सिकंदर लोदी का बिहार अभियान। 1529 ईस्वी बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय। 1532 ईस्वी हुमायूं का नुहानियों पर विजय। 1534 ईस्वी सूर्यगढ़ की लड़ाई शेरशाह का जीत, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1539 ईस्वी चौसा युद्ध में शेरशाह का जीत, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1540 ईस्वी कनौज युद्ध में शेरशाह का जीत तथा सूरवंश की स्थापना, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1541 ईस्वी शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1545 ईस्वी सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1545 ईस्वी कालिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1576 ईस्वी अकबर का बिहार विजय, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1616 ईस्वी मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण। 1621 ईस्वी शाहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बनना। 1632 ईस्वी पीटर मुंडी का बिहार यात्रा, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तथा 1632 में ही डचों के व्यापारी केंद्र की स्थापना पटना कॉलेज में हुआ था, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1651 ईस्वी
ब्रिटिश व्यापारी केंद्र की वास्तविक स्थापना, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1666 ईस्वी श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1670 ईस्वी जॉन मार्शल की बिहार यात्रा, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1699 ईस्वी श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1713 ईस्वी फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1717 ईस्वी अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1740 ईस्वी अलीवर्दी खां का बिहार का नवाब बनना, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1756 ईस्वी अलीवर्दी खां का निधन तथा सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1764 ईस्वी बक्सर का युद्ध, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1765 ईस्वी इलाहाबाद की संधि, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1770 ईस्वी बिहार में भीषण अकाल। 1784 ईस्वी गोलघर का निर्माण, जिसे जॉन कॉस्टिन द्वारा बनवाया गया था। 1821 ईस्वी बिहार में बहावी आंदोलन का प्रारंभ, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1855-56 ईस्वी संथाल विद्रोह, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1856 ईस्वी मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1857 ईस्वी देवघर से बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1865 ईस्वी पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन। 1874 ईस्वी बिहार में अकाल। 1884 ईस्वी राजेंद्र प्रसाद का जन्म, जीरादेई सिवान, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1899 से 19 ईस्वी बिरसा आंदोलन, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1906 ईस्वी बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1908 ईस्वी मुजफ्फरपुर बम कांड तथा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1911 ईस्वी पृथक बिहार प्रांत की घोषणा, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1912 ईस्वी पृथक बिहार प्रांत का गठन, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1913 ईस्वी पटना में सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1914 ईस्वी ताना भगत आंदोलन। 1916 ईस्वी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना तथा बिहार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ, यह दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 1917 ईस्वी पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1919 ईस्वी बिहार में खिलाफत आंदोलन तथा स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1920 ईस्वी बिहार में असहयोग आंदोलन, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तथा 1920 में मजरूल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1923 ईस्वी बिहार में स्वराज दल का गठन, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1929 प्रांतीय किसान सभा का गठन, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1930 ईस्वी बिहार में नमक सत्याग्रह, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1931 ईस्वी बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1934 ईस्वी बिहार सोशलिस्ट पार्टी को औपचारिक स्थापना, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1937 ईस्वी बिहार प्रांतीय चुनाव, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1939 ईस्वी कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1940 ईस्वी फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तथा 1942 में पटना सचिवालय गोलीकांड, 11 अगस्त 1942 को 7 छात्र शहीद हुए, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1942 का आज़ाद दस्ता का गठन, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1946 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अंत में 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुआ। बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहड़ी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ था। तो देखिए कितना फैक्ट है यहाँ। तो 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहड़ी गांव में किसके द्वारा? तब 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। तो कौन कौन मारे गए थे? तो लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। रोहड़ी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया था। तो किसके द्वारा दबाया गया था रोहड़ी के विद्रोह को? तो मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई थी। विद्रोही सैनिकों को क्या किया गया था? फांसी दे दी गई थी। वही पटना में विद्रोह को 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। कौन नेतृत्व किया था पटना का? तो पीर अली द्वारा। जबकि बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहड़ी गांव में किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? तो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ था। जबकि पटना में पुस्तक विक्रेता
पीर अली ने इसका नेतृत्व किया था। पटना में कब नेतृत्व यह स्टार्ट हुआ था? तो 3 जुलाई को, जबकि रोहड़ी में 12 जून 1857 को। अब देखिए पटना में विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया। तो पटना में कौन मारा गया? तो अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल। जबकि रोहड़ी में जो स्टार्ट हुआ था उसमें कौन कौन मारा गया? तो लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली तथा सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। अब देखिए पटना में परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। और पटना में कौन दबाया? तो कमिश्नर टेलर विद्रोह को दबा दिया। जबकि रोहड़ी में कौन दबाया? तो मेजर मैकडोनाल्ड ने दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। अब देखिए यहाँ भी फांसी दी गई पटना में पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को, तथा रोहड़ी में स्टार्ट हुआ था उसमें भी फांसी दे दी गई थी। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई थी। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। कब मुजफ्फरपुर में हुआ था? तो 25 जुलाई 1857 को। अब पीछे देखिए रोहड़ी में 12 जून 1857 को, वहीं पटना में 3 जुलाई को, जबकि मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857 को। यह सभी फैक्ट याद होना चाहिए। इस डेट को बीपीएससी द्वारा पूछ लिया जाता है। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। कहाँ? मुजफ्फरपुर में जब स्टार्ट हुआ था उसी दिन दानापुर में भी 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर, उसके बाद क्या हुआ? सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश किया और क्या किया उसके बाद? तो जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। तो मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857 को जब स्टार्ट हुआ था उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों ने भी विद्रोह कर दिया था, तथा सैनिकों ने उसके बाद कहाँ गए? तो शाहाबाद जिले में प्रवेश किए और जगदीशपुर के बाबू जो कि जमींदार थे कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। आगे देखते हैं। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया। तो सैनिक शासन कब लागू हुआ? तो 30 जुलाई को। कहाँ कहाँ? तो सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना। आगे देखिए विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। कहाँ गए विद्रोही सैनिक उसके बाद? तो भागलपुर तथा गया पहुंच गए और वहाँ क्या किए? तो 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये भी लूट लिए। यानी विद्रोही ने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये भी लूट लिए। आगे देखते हैं। जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। अब देखिए अगर पूरे बिहार को पूछे एक साथ तो कहेंगे किसके नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुआ था? तो बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में, जो कि पटना में पीर अली के नेतृत्व में, पटना में पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में, जबकि रोहड़ी में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के द्वारा। आगे देखते हैं। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। तो पूरे बिहार में किसके द्वारा क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया गया? तो बाबू कुंवर सिंह द्वारा। अगर पटना में पूछे तो पुस्तक विक्रेता पीर अली द्वारा। बाबू कुंवर सिंह को कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्लाह के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इसके पहले अहमदुल्लाह शाह को बुलाया गया था और उन्हें पकड़ लिया गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए बाबू कुंवर सिंह द्वारा उससे भेंट नहीं किया गया, तथा उसी समय बाबू कुंवर सिंह द्वारा 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया गया। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने के कारखाना स्थापित किए। बाबू कुंवर सिंह द्वारा कहाँ गोला बारूद बनाने के कारखाना स्थापित किया गया? तो जगदीशपुर में। यह पूछ लेता है बीपीएससी। तथा 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। तो आरा पर बाबू कुंवर सिंह द्वारा कब अधिकार किया गया था? तो 27 जुलाई 1857 को। और विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर में स्टार्ट हुआ था 25 जुलाई 1857 को। वही पटना में स्टार्ट हुआ था 3 जुलाई 1857 को, जबकि रोहड़ी में स्टार्ट हुआ था 12 जून 1857 को। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। तो देखिए आरा में कौन मारा गया? तो कैप्टन डनवर मारा गया। रोहड़ी में डॉक्टर ग्रांट यानी सर्जन डॉक्टर ग्रांट तथा लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली मारे गए। वहीं पटना में
कौन मारा गया? तो अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल। और जब आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनोवन मारा गया तो उसी समय कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। तो आरा जब छोड़े तो बाबू कुंवर सिंह कहाँ गए? तो रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। अवध के शाह द्वारा बाबू कुंवर सिंह को कहाँ का फरमान दिया गया? तो आजमगढ़ जिला का फरमान दिया गया। आगे देखते हैं। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। तो देखिए, आजमगढ़ के बाद कुंवर सिंह कहाँ गए? तो दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब से मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। तो 23/58 को किसके नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना आई थी? तो कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में। उन्हें भी कुंवर सिंह द्वारा बुरी तरह पराजित किया गया। आगे देखते हैं। शिवराजपुर घाट जो कि गंगा नदी पर है, पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह की बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, आपने प्यारे की यह अंकिचन भेंट स्वीकार करो। तो किसके द्वारा इनके बायां हाथ घायल हो गया था? तो सेनापति डगलस की गोली के द्वारा। कहाँ? तो शिवराजपुर घाट पर। वह कहाँ है? तो गंगा नदी पर। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। लास्ट में 26 अप्रैल 1858 की मृत्यु हो गई। मृत्यु भी बीपीएससी द्वारा पूछ लिया जाता है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह, कौन थे उनके छोटे भाई? अमर सिंह के आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि उनके दूसरे भाई हरिकिशन सिंह ने भी उनको पूर्ण सहयोग दिया। तो उनके मृत्यु जो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था, उसके बाद 1857 की क्रांति का नेतृत्व अमर सिंह द्वारा संभाला गया था तथा उसमें सहयोगी कौन थे? उनके भाई हरिकिशन सिंह भी। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया। तो अमर सिंह द्वारा कहाँ मोर्चाबंदी किया गया? तो कैमूर की पहाड़ियों में, तथा सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। यानी स्टार्ट हुआ था लगभग जून 1857 में। देखिए जून 1857 में, जबकि इसका नवंबर 1858 लगभग 1.5 वर्ष तक 1857 की क्रांति चला। तो नवंबर 1858 तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमा की घोषणा की, परंतु अमर सिंह को दंडित किया गया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। राष्ट्रीय स्तर पर भारत छोड़ आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 8 अगस्त 1942 को। यह याद रहना चाहिए। और भारत छोड़ आंदोलन के पहले महत्वपूर्ण घटना कौन सी हुई थी? तो क्रिप्स मिशन की असफलता। यानी क्रिप्स मिशन जब असफल हो गया तो भारत छोड़ आंदोलन प्रारंभ किया गया। और भारत छोड़ आंदोलन में गांधी जी द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? तो करो या मरो। यह सभी फैक्ट याद रहना चाहिए। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार किया गया? तो 9 अगस्त को। जबकि 8 अगस्त के रात में ही बड़े बड़े नेताओं को भी 0 आवर चलाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था गिरफ्तार करके? तो बांकीपुर जेल में। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो बलदेव सहाय ने किस पद से इस्तीफा दिया था? तो महाधिवक्ता के पद से। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। तो कब? 11 अगस्त 1942 को। कहाँ के विद्यार्थियों द्वारा? तो बिहार के विद्यार्थियों द्वारा। कहाँ? तो सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया था। डेट को याद रहना चाहिए। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों द्वारा सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास किया गया था। उस समय पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी थे WG आर्चर। यह पूछा जाता है कि उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी कौन थे? तो WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई
किन पर? तो उन विद्यार्थियों पर। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए। वह 7 छात्र जो है गोलीकांड में शहीद हो गए, जो सचिवालय भवन के सामने झंडा फहराने गए थे, तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। उसमें कौन कौन थे जो शहीद हुए थे? नाम को हमें याद रखना होगा। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए। यह सभी परीक्षाओं में बार बार पूछ लिया जाता है इनका नाम कि कौन कौन थे। या 4 नाम दे दिया जाएगा और एक दूसरा नाम दे दीजिएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन नहीं थे। तो इन 7 नामों को हम याद रखेंगे। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी तथा जगपति कुमार। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। उसी की याद में उस सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलत ने किया, जबकि इसका औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1956 में किया गया। तो अभी हमें याद रहना चाहिए कि इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलत राम द्वारा, जबकि इसका अनावरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1956 में किया गया। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल किया गया। तो 11 अगस्त को यह गोलीकांड हुआ। 11 अगस्त को गोलीकांड हुआ, जबकि 12 अगस्त को पूरा पटना पूर्ण हड़ताल रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस दस्ता का गठन हुआ? आज़ाद दस्ता का। कहाँ? तो नेपाल में। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया। तो इस उद्देश्य को भी हम याद रखेंगे। आज़ाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने का उद्देश्य था। अब आज़ाद दस्ता में मुख्य भूमिका किसका था? तो देखिए, आज़ाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। इसको याद रखेंगे। आज़ाद दस्ता किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में। 9 नवंबर 1942 को दीपावली के रात में वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फाड़ कर भाग निकले और आज़ाद दस्ता का गठन किया। तो यह भी पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण किसके किसके साथ भागे थे और किस जेल में उनको रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में रखा गया था। कब भागे थे? तो 9 नवंबर 1942 को। वह कौन सा दिन था? तो दीपावली के रात। पूछ लिया गया है इसको बीपीएससी में, इस दीपावली के रात को कि कौन सा रात था, यानी किस पर्व का रात था? तो दीपावली का रात। उनके साथ कौन कौन थे? तो रामानंद मिश्र, सूरज नारायण मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार, शालिग्राम सिंह के साथ जेल से फांद गए और उसके बाद आज़ाद दस्ता का गठन किया। आगे देखते हैं। नेपाल में आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास के जंगल में गठित हुआ। किस जंगल में गठित हुआ? तो राजविलास के जंगल में। किसका प्रशिक्षण शिविर? तो आज़ाद दस्ता का। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी जाती थी। इसमें कौन कौन सी शिक्षा दी जाती थी? तो छापामार युद्ध तथा अग्नि अस्त्रों को चलाने की। इसके निदेशक थे सरदार नित्यानंद सिंह। किसके निदेशक थे? तो आज़ाद दस्ता का निदेशक थे सरदार नित्यानंद सिंह, जबकि इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। इन दोनों को याद रखेंगे कि आज़ाद दस्ता का संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, जबकि इसके निदेशक थे नित्यानंद सिंह। आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, ओड़ा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। तो यह भी हमें याद रखेंगे कि आज़ाद दस्ता में मुख्य भूमिका किसका किसका था, यानी कौन कौन उसमें सहायक थे। तो आज़ाद दस्ता के साथ थे जयप्रकाश नारायण, तो संस्थापक ही थे, साथ में राम मनोहर लोहिया, ओड़ा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र तथा अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता थे जिनकी उसमें मुख्य भूमिका थी।
आगे देखते हैं, आज़ाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। तो आज़ाद दस्ता के रेडियो प्रचार याद रखेंगे का दायित्व किसको दिया गया था, तो राम मनोहर लोहिया को। जबकि आज़ाद दस्ता के निदेशक कौन थे, तो आज़ाद दस्ता के निदेशक नित्यानंद सिंह थे। जबकि उसके संस्थापक कौन थे, तो आज़ाद दस्ता के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण और रेडियो प्रचारक थे राम मनोहर लोहिया। 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी जो अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 1943 के मध्य आते आते सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आज़ाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। जब ये लोग हजारीबाग जेल से निकले थे जयप्रकाश नारायण तथा उनके अन्य 4 साथियों द्वारा, तो जयप्रकाश नारायण द्वारा आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। जबकि बाद में धीरे धीरे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आज़ाद दस्ता भी शिथिल पड़ गया। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाए। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा किया था और उस ट्रेन को स्वराज नाम से चलाया था। इसको याद रखेंगे, उस ट्रेन का क्या नाम था, तो स्वराज ट्रेन। सीवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलाना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे। तो यह याद रखेंगे कि सीवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में कौन शहीद हुए थे, तो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव गोली के शिकार हो गए थे। वह कहाँ से थे, तो सीवान से। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। तो पटना का गांधी मैदान भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के मुख्य केंद्र पटना गांधी मैदान था। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्ज था। गांधी मैदान का पहले क्या नाम था, 1942 में पटना लॉन्ज था। बाद में 1948 में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। तो अभी जो गांधी मैदान है उसका पहले 1942 में नाम था पटना लॉन्ज, जबकि 1948 में इसका नाम हो गया गांधी मैदान। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। कितना बंदी बनाए गए, 15,000 से अधिक। 8783 को सजा हुई, 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हुए। कम से कम इसको याद रखेंगे 134 को कि 134 शहीद हुए थे। जनजातीय विद्रोह का कारण क्या था, तो जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह है यहाँ, तो कौन कौन कारण था, जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण जनजातीय विद्रोह हुए थे। जो मेन जनजातीय विद्रोह था यहाँ एक नज़र में हम देखते हैं, उसके बाद फिर विस्तार में देखेंगे। तो देखिए, तमाड़ विद्रोह 1789 से 94 के बीच हुआ था। इसका क्षेत्र छोटा नागपुर था। इसमें नेतृत्वकर्ता महत्वपूर्ण नहीं है। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 के बीच में हुआ था। इसका क्षेत्र पलामू है तथा इसका नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह थे। हो विद्रोह 1820 से 21 के बीच में हुआ था। इसका क्षेत्र सिंहभूम था। इसमें भी नेतृत्वकर्ता महत्वपूर्ण नहीं है। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में हुआ था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीपीएससी के लिए बार बार पूछा जाता है। इसका क्षेत्र छोटा नागपुर था तथा इसका नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। संथाल विद्रोह का क्षेत्र संथाल परगना था तथा संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू चांद भैरव है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह चारों नाम बार बार पूछा जाता है। सरदारी विद्रोह 1858 से 1895 के बीच हुआ था। इसका क्षेत्र छोटा नागपुर तथा सिंहभूम है। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुंडा विद्रोह, इसका क्षेत्र छोटा नागपुर था तथा इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा हैं। बिरसा मुंडा के बारे में हमेशा प्रश्न आता है। तथा ताना भगत विद्रोह 1913 से 14 के बीच हुआ था तथा इसका क्षेत्र गुमला था तथा इसका नेतृत्वकर्ता यात्रा भगत थे। अब हम अलग अलग इसको कैसे याद करेंगे देखते हैं। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे कि पहले वर्ष याद कर लेंगे। तमाड़ विद्रोह 1789 से 94 के बीच हुआ था। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 के बीच हुआ था। हो विद्रोह 1820 से 21 के
बीच हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ था। सरदारी विद्रोह 1858 से 1895 के बीच हुआ था। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ था। और एक डिट पूछे मुंडा विद्रोह का तो 1899 माना जाता है। ठीक है। ताना भगत विद्रोह 1913 से 14 के बीच हुआ था। एक बार हम वर्ष याद कर लिए, उसके बाद विद्रोह तथा क्षेत्र याद कर लेंगे। तो देखिए, तमाड़ विद्रोह छोटा नागपुर, उस तरह कोल विद्रोह भी छोटा नागपुर, सरदारी विद्रोह छोटा नागपुर सिंहभूम तथा मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर। इसको पहले चारों को एक बार याद कर लेंगे। तमाड़ विद्रोह छोटा नागपुर, कोल विद्रोह छोटा नागपुर, सरदारी विद्रोह छोटा नागपुर सिंहभूम, मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर। बचा 4 ठो, तो 4 ठो इसके बाद याद कर लेंगे। चेरो विद्रोह पलामू, हो विद्रोह सिंहभूम, संथाल विद्रोह संथाल परगना, यह तो तुरंत ही याद हो जाएगा, संथाल से संबंधित है तो संथाल विद्रोह संथाल परगना। और ताना भगत विद्रोह गुमला। लास्ट में अब क्या करेंगे, जो बच्चा नेतृत्व करता, चेरो विद्रोह भूषण सिंह, कोल विद्रोह बुधो भगत, संथाल विद्रोह सिंधु कान्हू चांद भैरव, चारों भाई थे। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, यह याद तुरंत हो जाएगा। और ताना भगत विद्रोह जतरा भगत। इस तरह हम सबको याद कर लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है, इसको किसी तरह हम याद करने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं विस्तार में संथाल विद्रोह के बारे में। चलिए, तो देखिए, संथाल विद्रोह का डेट देख चुके हैं, 1855 से 56 के बीच हुआ था। यह याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 1855-56 हम याद रखेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके पहले यह क्रांति हुआ था, यानी यह विद्रोह हुआ था 1855-56, 1857 के पहले। तो याद हो गया हमको डेट। अब देखते हैं, 1857 की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ? भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र में हुआ था, जिसे दामन एक कोह के नाम से जाना जाता है। यह भागलपुर से राजमहल का क्षेत्र दामन एक कोह के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त विद्रोह था। यानी कहने का अर्थ कि जनजातीय विद्रोह जो था उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा विद्रोह यही था सबसे पहले। इससे पहले छोटे छोटे विद्रोह हुए थे। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों दिकुओं द्वारा शोषण, दिकुओं कहा जाता है अंग्रेजों को। तो इस विद्रोह का बाहरी लोगों दिकुओं द्वारा शोषण, माझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। तो कारण अगर पूछे तो इसका कारण मेन है दिकुओं द्वारा शोषण, माझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता हम पढ़ चुके हैं, सिद्धू कान्हू चांद भैरव थे। यह चारों भाई का नाम बार बार पूछा जाता है, इसे याद कर लेंगे। इसके बाद यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना एवं माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। तो इसका परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ? तो परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना एवं माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। मुंडा विद्रोह देखते हैं। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच माना जाता है। ये इसके पहले हम पढ़ें संथाल विद्रोह, जो प्रथम था। यह प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था, जबकि मुंडा विद्रोह जो था सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि मुंडा विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है, तो उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह का कारण दिकुओं द्वारा शोषण, खुटकटी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक हस्तक्षेप में करना था। यानी अंग्रेजों द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना था, जनजातियों के खुटकटी व्यवस्था में परिवर्तन, दिकुओं का शोषण आदि कारण थे। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली। इनके गुरु थे आनंद पांडे बिरसा मुंडा के, तो इन्होंने वैष्णव धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने स्वयं को सिंह बोम्बा का अवतार बताया। पूछा जाता है कि किसका अवतार बिरसा मुंडा ने स्वयं को बताया, तो सिंह बोम्बा का अवतार बताया स्वयं को। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इनके द्वारा कहा जाता था कि कई देवी देवता नहीं है, जबकि एक ही ईश्वर हैं, एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर हैं। इन्होंने आत्म सुधार तथा आचरण शुद्धता पर भी बल दिया। देखिए, इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 में हुआ।
मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर एक डेट पूछे, एक सन 1895 से 1900 नहीं पूछ करके एक डेट दे तो इसको हम 1899 बताएंगे, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 1899 में जनजातियों द्वारा अंग्रेजों को कई स्थानों पर हराया गया था। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया, तो 3 फरवरी 1900 को। 9 जून 1900 को हैजा के कारण की मृत्यु भी हो गई। तो मृत्यु भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो यह भी याद रखेंगे कि 9 जून 1900 को हैजा के कारण बिरसा मुंडा का मृत्यु भी हो गई। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकटी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। तो परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ, खुटकटी व्यवस्था पुनः लागू की गई, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह। अब बहावी विद्रोह देख लेते हैं। तो बहावी विद्रोह के मुख्य प्रवर्तक अब्दुल अल भाव थे। यह वे सभी के प्रवर्तक थे, जबकि भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था, जबकि अब्दुल अल बहाव अरब क्षेत्र में इनको प्रारंभ किया था। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। तो प्रारंभ में बहावी आंदोलन धार्मिक सुधार के रूप में शुरू हुआ था, जबकि बाद में राजनीतिक सुधार और आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। कौन कौन? तो प्रथम केंद्र सीतना पश्चिमोत्तर सीमा पर तथा दूसरा केंद्र पटना था। तो पूछ लिया जाता है कि बिहार में बहावी आंदोलन के कौन केंद्र थे, तो पटना, जबकि देश में पश्चिमोत्तर केंद्र सीतना में इसका केंद्र था। तो भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र कौन कौन? प्रथम केंद्र सीतना पश्चिमोत्तर सीमा पर, जबकि दूसरा केंद्र पटना में था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सीतना भेजा जाता था। तो पूछ लिया जाता है कि बहावी आंदोलन में पटना का मुख्य कार्य क्या था, तो पटना केंद्र से धन एवं स्वयं सेवकों को सीतना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 इनके कौन कौन प्रतिनिधि थे, तो इनायत अली, बिलायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन। इसको याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है बार बार में इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो सैयद अहमद बरेलवी द्वारा पटना में अपने 4 गए थे, इनायत अली, बिलायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराइजी आंदोलन भी बहावी आंदोलन से प्रेरित था, तो इसके समतुल्य था, यानी बहावी आंदोलन से ही प्रेरित होकर के बंगाल का फराइजी आंदोलन भी शुरू हुआ था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 में अम्बाला तथा 1865 में पटना अभियान चलाया गया। बहावी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः इस आंदोलन को दबा दिया गया। आगे नोनिया विद्रोह देखते हैं। नोनिया विद्रोह का कार्यकाल है 1770 से 1800 ईस्वी। इसका कारण क्या था, तो बिहार के 16 उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। तो नोनिया विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, तो 16 उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था पहले। बिहार में सोरा का उत्पादन मुख्यतः मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। तो पूछा जाता है कि बिहार में सोरा कहाँ का उत्पादन होता था, तो मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया, यह मुख्यतः 4 क्षेत्र थे सोरा उत्पादन के। बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। मेन कारण नोनिया विद्रोह होने का यही है। बिचौलिया क्या करते थे, तो कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तब मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को भी दबा दिया गया था। लोटा विद्रोह देखते हैं। देखिए, लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था। पूछ लिया जाता है लोटा विद्रोह कहाँ संबंधित है, तो मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों से संबंधित है तथा यह 1856 में हुआ था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था और बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटे देने का निर्णय किया। मेन कारण यही था लोटा विद्रोह का। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हम याद रखेंगे कि जेल में कैदियों को पहले लोटा दिया जाता था और बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय किया, जिसके चलते मुजफ्फरपुर के कैदियों द्वारा लोटा विद्रोह शुरू किया गया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप
अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देने का निर्णय लेना पड़ा, जिसके बाद लोटा विद्रोह भी समाप्त हो गया। बंगभंग या स्वदेशी आंदोलन। बंगभंग आंदोलन इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि बंगाल विभाजन उस समय हुआ था, और स्वदेशी आंदोलन इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि उस समय स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने हेतु आंदोलन चलाया गया था इसके विरोध में, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में, और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया था। तो घोषणा इसका हुआ बंगाल विभाजन की 20 जुलाई 1905 को। उसमें वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। तो पूछ लिया जाता है कि उस समय कौन वायसराय थे जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को, जबकि यह प्रभावी कब से हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। दोनों डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम याद रखेंगे। 20 जुलाई 1905 था, 16 अक्टूबर 1905 को। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंगभंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। तो पूछ लिया जाता है कि बिहार में किसके नेतृत्व में रक्षाबंधन मनाया गया? प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती के नेतृत्व में, यानी प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। वहीं आगे विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई। तो यह भी पूछा जाता है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना बिहार में कब हुई? तो 1906 में। लास्ट में बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। होम रूल आंदोलन और बिहार। तो 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल की स्थापना की गई। तो पूछ लिया जाता है कि एनी बेसेंट के नेतृत्व में कहाँ होम रूल की स्थापना की गई? तो मद्रास में। वही बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कहाँ होम रूल की स्थापना की गई? तो पूना में। और कब? तो दोनों जगह 1916 में ही स्थापना की गई थी। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में। बिहार में कब? तो 16 दिसंबर 1916 को होम रूल शाखा की स्थापना की गई। अन्य व्यक्ति कौन कौन महत्वपूर्ण थे, यानी किनका मुख्य भूमिका था? तो खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष थे तथा चंद्रवंशी सहाय एवं बैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव थे। तो बिहार में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन मुख्य भूमिका में थे होम रूल लीग की स्थापना में? तो मौलाना मजहरुल हक अध्यक्षता किए थे, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। और उसमें अन्य महत्वपूर्ण भूमिका में थे खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। वहीं चंद्रवंशी सहाय एवं बैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव थे। पूछ लिया जाता है, कोई नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि बिहार में होम रूल लीग से संबंधित कौन कौन है, या किनका किनका इसमें नाम सही है और कौन इससे संबंधित नहीं है। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 को तथा दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। तो यह भी पूछ लिया जाता है कि एनी बेसेंट बिहार में कब कब आई थी? तो 18 अप्रैल 1918 को तथा दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। उन्होंने होम रूल के विचारों को सबको अवगत कराया। उनका मुख्य उद्देश्य होम रूल लीग स्थापना के क्या था? तो उद्देश्य था उनका ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। यानी वह कह रहे थे कि हम लोग ब्रिटिश के अधीन रहेंगे तथा संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करेंगे। असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन, यहाँ याद रखेंगे कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। तो देखिए, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। यह विशेष अधिवेशन था कलकत्ता का सितंबर 1920 में, क्योंकि हम जानते हैं कि दिसंबर के लास्ट में कांग्रेस का अधिवेशन होता था, जबकि यह विशेष अधिवेशन था। वहीं कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। किसे? असहयोग आंदोलन की। बिहार में इसे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन, जो कि भागलपुर में हुआ था, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। तो पूछ लिया जाता है कि बिहार में 12वां अधिवेशन, जो कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का अधिवेशन था, कहाँ हुआ था? भागलपुर। उसमें अध्यक्ष कौन थे, यानी अध्यक्षता कौन की थी? तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा अध्यक्षता की गई थी असहयोग आंदोलन पर बल देने के लिए। नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ। तो पूछ लिया जाता है कि शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन कब शुरू किया गया? तो नवंबर 1920 में।
असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। तो यह भी पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के क्रम में कौन कौन विधायिका से अपना नाम वापस लिए थे। तो राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी नेताओं ने विधायिका चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया था। आगे देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया था, जबकि उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी थी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया था। तो पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा पेशा छोड़ा था। तो वकालत का पेशा छोड़ा था, जो कि पटना हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे। वहीं उनके भाई महेंद्र प्रसाद जो थे वे अपनी उपाधि राय साहब की उपाधि थी वह लौटा दी थी तथा मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया था। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। तो पूछ लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन के क्रम में बिहार में कौन सा महाविद्यालय की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय महाविद्यालय की। इसके प्रचार राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। यह भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना जब हुई उसका प्रचार किसे बनाया गया। तो राजेंद्र प्रसाद को। और राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। पूछा जाता है कि बिहार में विद्यापीठ की स्थापना जो हुई बिहार विद्यापीठ की उसे किसके द्वारा उद्घाटन किया गया। तो 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा। मजहरुल हक इसके कुलाधिपति तथा ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। तो बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन बने। कुलपति बने ब्रजकिशोर प्रसाद, जबकि मजहरुल हक इसके कुलाधिपति बनाए गए। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास अपने मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। तो यह पूछा जाता है कि बिहार में किसके दान दिए हुए भूमि से सदाकत आश्रम स्थापित किया गया। तो मजहरुल हक के मित्र जो थे खैरू मियाँ द्वारा दान दिया गया था, जिस पर मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। कब। असहयोग आंदोलन के दौरान। और यह कहाँ है। तो दीघा के पास पटना में। 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकाला, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। तो पूछा जाता है कि सदाकत आश्रम से मजहरुल हक द्वारा कौन सा अखबार निकाला गया था। तो दी मदरलैंड। कब। 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक द्वारा। 22 दिसंबर 1921 को जुराज प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। तो यह भी पूछा जाता है कि बिहार में यानी बिहार के पटना में जुराज प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन कब हुआ था। तो 22 दिसंबर 1921 को। और उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई थी। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि उसमें उग्र भीड़ द्वारा थाने में आग लगा दिया गया था, जिससे कई सिपाहियों की जिंदा मृत्यु हो गई थी। इसलिए 5 फरवरी 1922 के चौरा चौरी घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा स्थगित कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत सरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया। तो यह भी पूछा जाता है मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत सरिया की स्थापना कहाँ की गई थी। तो पटना के फुलवारी में। खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा, जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो मित्र राष्ट्र बने थे उनके द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो खिलाफत आंदोलन का कार्यकाल क्या था। तो खिलाफत आंदोलन का काल था 1919 से 23, जबकि हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18। तो इसके बाद हुआ था खिलाफत आंदोलन 1919 से 23, और किसके द्वारा। मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के खिलाफ अपमानजनक शर्तों के विरोध में। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई। किसकी अध्यक्षता में। हसन इमाम की अध्यक्षता में। कहाँ। पटना में। कब। नवंबर 1919 में। इसमें शांति समारोह को बहिष्कार का आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया।
1920 में खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा। यानी हम जानते हैं कि सहयोग आंदोलन का काल 1920 है और उस समय खिलाफत आंदोलन भी चलता रहा। लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। यानी 1924 में 1919 से 1923 तक चला था और 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो कहाँ प्रस्ताव पारित हुआ था पूर्ण स्वराज का? तो लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया और उसी की याद में हम लोग 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो कब स्वाधीनता दिवस मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ की थी। पूछा जाता है कि गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब आरंभ किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को। और ख़त्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आरंभ किया गया था। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी के साथ, यानी नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। क्योंकि बिहार में समुद्र तट नहीं है तो समुद्र तट पर नमक नहीं बना सकते हैं, इसलिए नमकीन मिट्टी के साथ नमक बिहार में बनाया गया। कब? 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में। और उसी के साथ बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकानों का विरोध किया गया। तो बिहार में उसके यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ? तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार तथा शराब की दुकानों का विरोध। मई 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। तो यह भी पूछा जाता है कि स्वदेशी लीग की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सर अली इमाम के नेतृत्व में। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल की। के कैदियों को कहना था कि मुझे स्वदेशी वस्त्र ही चाहिए और अंग्रेजों द्वारा विदेशी वस्त्र दिया जा रहा था, तो उन्होंने नंगी हड़ताल की, यानी उस कपड़ा को निकाल दिया गया और कहा गया कि जब तक हमें स्वदेशी कपड़ा नहीं दिया जाएगा तब तक हम नहीं पहनेंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। तो बिहार में कहाँ कहाँ चौकीदारी कर बंद कर दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान? तो सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित किया गया। तो बिहार में 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। वहीं 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीपनारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह जो था गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह था। इसके पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में तो सफल सत्याग्रह कर चुके थे, जबकि भारत में उनका यह प्रथम सफल सत्याग्रह था। इसके तहत किसानों को 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अपने खेत पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसके चलते उनकी खेत बंजर हो जाती थी, जिसके चलते किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, जबकि इससे अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था, जिसके चलते वह ज़बरदस्ती किसानों से नील की खेती कराना चाहते थे। चलिए देखते हैं। चंपारण में किसानों के लिए 3 कट्ठिया प्रणाली प्रचलित थी, वहीं 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करनी पड़ती थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था, यानी अपने 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा अनिवार्य था नील की खेती करना उन्हें। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना देती थी, यानी जहाँ भी नील की खेती जिस खेत में किया जाता था वह बंजर हो जाता था और उसके बाद दूसरा फसल नहीं होता था।
वहीं आर्थिक रूप से शोषक भी थी। यानी एक ओर तो किसानों की भूमि बंजर हो जाती थी, दूसरी ओर इससे अंग्रेजों को ज़्यादा फायदा था, ज़्यादा लाभ होता था, जिससे वे चाहते थे कि किसान नील की खेती अवश्य करें। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। जब राजकुमार शुक्ल को पता चला कि लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है और उसमें गांधी जी भी आने वाले हैं, जो कि 1916 में हुआ था, तो उन्होंने यानी राजकुमार शुक्ल ने वहां गए लखनऊ अधिवेशन में तथा वहां कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट भी किया तथा गांधी जी से मिले और चंपारण के किसानों की स्थिति बताई तथा बोले कि आप एक बार वहां चल कर देखिए कैसी कैसी समस्याएं से वहां के किसानों को जूझना पड़ता है। तो उसी समय गांधी जी द्वारा कहा गया था कि ठीक है, अगर हमको समय मिलता है तो ज़रूर आएंगे। तो पूछा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन में कौन गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया? तो राजकुमार शुक्ल द्वारा। किसके द्वारा बुलाया गया था? तो राजकुमार शुक्ल द्वारा। कब लखनऊ अधिवेशन हुआ था? तो 1916 में। और उसमें प्रस्तावक कौन थे? तो प्रस्ताव पेश किया था ब्रजकिशोर प्रसाद ने। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुँचे। यह भी पूछा जाता है कि गांधी जी पटना कब पहुँचे थे? उस क्रम में जब चंपारण आने वाले थे तो गांधी जी ने कलकत्ता थे, उसके बाद जब लखनऊ अधिवेशन के बाद कलकत्ता गए थे, उसी समय कलकत्ता से पटना आए। कब? तो 10 अप्रैल 1917 को तथा 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण मोतिहारी पहुँचे। तो देखिए 10 अप्रैल 1917 को पटना और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण मोतिहारी पहुँचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जेएम विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। तो पूछ लिया जाता है कि गांधी जी किससे सहयोग करने के लिए कहे थे? तो उस समय प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जेएम विल्सन थे, जिसे जांच करने में सहयोग करने का अनुरोध किया था। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट WJ हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। जब पता चला चंपारण के मजिस्ट्रेट WJ हार्डकॉक को कि गांधी जी यहाँ पहुँच चुके हैं, तो 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी तथा धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। जब वो उन्होंने नहीं गए वहाँ से तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु गांधी जी के पक्ष में सभी लोगों का समर्थन था, जिसके चलते बाद में 21 अप्रैल 1917 को ही उन्हें रिहा भी कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। यह भी पूछा जाता है कि गांधी जी किनको अपना रिपोर्ट सौंपी और कब? तो 13 मई 1917 को गांधी जी ने जांच की। उसके पहले चारों ओर घूम घूम करके पूरे चंपारण में जांच किया, सभी किसानों का इससे वाकिफ़ हुए किसानों की समस्या से, और उसके बाद बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी कि क्या क्या दिक्कत है वहाँ किसानों को, इस पर ध्यान आकृष्ट कराया। नाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। यह भी पूछा जाता है कि चंपारण के कृषकों की स्थिति की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तो चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई भी थे। यह भी पूछा जाता है कि उस समिति यानी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई को बनाया गया था तथा इसमें अन्य प्रमुख भूमिका में थे महात्मा गांधी, LG आदामी, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड तथा G रैनी आदि इनके अन्य सदस्य थे। यह भी पूछा जाता है कि उनमें अन्य सदस्य मुख्य रूप में कौन कौन थे। कुछ नाम दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसमें कौन नहीं थे या कौन कौन थे। तो महात्मा गांधी को ध्यान रखेंगे, LC आदामी, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड एवं G रैनी आदि प्रमुख इनके सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। यह समिति ने चंपारण एग्रेरियन समिति ने 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा कर दी। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह सिद्ध हुआ। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल
रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण आदि थे। अभी पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के और कौन कौन प्रमुख सहयोगी थे, तो इसको हम याद रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धड़ीधर, मजरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण, सभी नामों को याद रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत में चलाया गया प्रथम सफल सत्याग्रह था। यह भी पूछ लिया जाता है कि गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह। इस प्रश्न को कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया। यह भी एक प्रश्न बनता है कि मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया, जो कि चंपारण सत्याग्रह के बाद हुआ था। कांग्रेस की स्थापना और बिहार। यहाँ कांग्रेस की स्थापना और बिहार देखते हैं। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में एओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कब की गई? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ? बम्बई में। बम्बई के किस स्थान पर? तो गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में। कौन इसकी स्थापना की है? तो एओ ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना हुई। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। तो प्रथम अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, जबकि इसकी स्थापना किया गया एओ ह्यूम द्वारा, जो कि प्रथम अधिवेशन में सचिव थे। यह एओ ह्यूम अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी थे। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने। लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। तो प्रथम अधिवेशन में बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था, जबकि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो पहले अधिवेशन में बिहार से कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिए, जबकि दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधि ने भाग लिया, जो कि दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, 1986 में हुआ था। आगे देखते हैं बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन कब कब हुए और कहाँ कहाँ हुए, कौन अध्यक्ष थे। तो 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था बांकीपुर में, पटना के बांकीपुर में। इसकी अध्यक्षता किए थे RN मुधोलकर। 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ था गया में। इसकी अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। जबकि 54वां अधिवेशन 1940 में हुआ था रामगढ़ में, जो कि अब झारखंड में चला गया है। उसकी अध्यक्षता किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो यह तीनों अधिवेशन, कम से कम 2 अधिवेशन बिहार के बच्चों को याद रहना चाहिए, 27वां एवं 37वां। 1912, 1922 पहला जो 27वां अधिवेशन था 1912 में, उसका स्थान था बांकीपुर पटना। 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ था, वह गया में हुआ था। तो 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता 1912 में RN मुधोलकर द्वारा किया गया था, जबकि 37वां अधिवेशन 1922 में की अध्यक्षता चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। वहीं 54वां अधिवेशन की अध्यक्षता 1940 में, जो कि रामगढ़ के झारखंड में हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी और बिहार। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। तो देखिए कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? 37वां अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में। कहाँ हुआ था? गया में। इसके अध्यक्ष कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। यह चारों फैक्ट हमें याद रहना चाहिए। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उसमें मुख्य निर्णय क्या हुआ था? तो कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्षधर थे। जहां कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के निर्णय का बहिष्कार किया गया, वहीं चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा विधायिका में प्रवेश के पक्ष में बातें कर रहे थे। अतः उन्होंने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। किन्होंने? तो चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। कब? 1923 में। किस पार्टी का गठन किया? तो स्वराज पार्टी का। वहीं बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। तो बिहार में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो फरवरी 1923 में। बिहार में श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। तो बिहार में स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। तो बिहार में अध्यक्ष कौन थे स्वराज पार्टी के?
तो प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे, जबकि प्रमुख नेता थे बिहार में स्वराज पार्टी के श्री कृष्ण सिंह। बिहार में इसका स्थापना हुआ था फरवरी 1923 में। यह सभी फैक्ट हमें याद रहना चाहिए। आगे देखते हैं साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया। तब भारत में साइमन कमीशन का क्यों विरोध का निर्णय लिया गया? तो क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए भारत के द्वारा इसके विरोध का निर्णय लिया गया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। भारत कब आया साइमन कमीशन? तो 1928 में। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के जांच के उद्देश्य से आया था। तो इसका क्या उद्देश्य था? तो जो 1919 का अधिनियम था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, इसे याद रखेंगे कि 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। उसके जांच हेतु आया था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में जो बना था वह कितना सफल रहा या क्या इसमें खामियां थी जिसमें कि एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। तो राष्ट्रीय स्तर पर किसके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया भारत में? तो राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। पटना कब आया साइमन कमीशन? तो बिहार में पटना 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो विरोध प्रदर्शन बिहार में किसके नेतृत्व में किया गया? तो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर किसके नेतृत्व में विरोध किया गया? तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। बिहार में साइमन कमीशन कब आया? तो 12 दिसंबर 1928 को। आगे देखते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्र, राम वृक्ष बिनपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। किनके द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संगठन स्थापित हुआ? तो 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संगठन स्थापित किया गया। कब? 1931 में। यह याद रखेंगे कि 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संगठन स्थापित किया। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना की गई। तो देखिए औपचारिक स्थापना यहाँ कह रहा है, तो 1934 में औपचारिक स्थापना, जबकि संगठन स्थापित हुआ 1931 में। तो 1934 में पटना के कहाँ? अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके आचार्य श्री नरेंद्र देव अध्यक्ष थे और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। तो इसके अध्यक्ष को याद रखेंगे, कौन थे? तो नरेंद्र देव। वहीं सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। इसके अन्य सदस्यों में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी एवं योगेंद्र शुक्ल थे। इस नाम को भी हम याद रखेंगे, कौन कौन थे? तो राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी एवं योगेंद्र शुक्ल। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का मुख्य योगदान क्या था? तो मुख्य योगदान था समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।